नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा है और सुना है कि गैर कानूनी कब्जे पर सरकारी छत्रछाया हुई समाप्त। जी हाँ, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सेक्शन 163 ए, जो कि ऐसी धारा थी जो गैर कानूनी कब्जे को सरकारी संरक्षण प्रदान कर रही थी, उसको निरस्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। मैं कृष्णा भारद्वाज आपको इस सेशन के अंदर इससे रूबरू करवाने वाला हूं कि क्यों धारा 163 ए को निरस्त किया गया है, और ये धारा 163 ए जो कि हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 के अंतर्गत आती है, ये क्या कहती है और क्या कारण रहे हैं इसको निरस्त करने के। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 क्या कहता है। 1954 के अंदर हिमाचल प्रदेश में ये कानून लाया गया, जिस कानून के अंदर आप सब जानते होंगे मिल्कियत और राजस्व वसूली और लैंड रिकॉर्ड, इस तरह की चीज़ों को रेगुलेट किया गया है। अगर आप कानून को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस कानून के अंदर कुछ जो ऑफिसर हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स लाइक आपका पटवारी हो गए, और आपके कानगो हो गए, आपके नायब तहसीलदार, तहसीलदार, और साथ में आपके कलेक्टर्स। ठीक है, इन सारे के सारे ऑफिसर्स को कुछ पावर दिया गया है इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर। क्या करने का पावर? सबसे पहले लाइक लैंड सर्वे, तो लैंड सर्वे करने का पावर मिला है। लैंड सर्वे जिसमें क्या होता है आपका, जैसे कि जमाबंदी हो गई, ठीक है, और आपका क्या हो गया, सहजरा नसब। सहजरा नसब और जमाबंदी में क्या फर्क है? जमाबंदी होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मतलब किसके पास कितना अधिकार है, किस भूमि के ऊपर किसका कितना अधिकार है, दैट इज जमाबंदी। एंड जो आपका नसब है, वहां पे ये बताया जाता है कि जो भूमि है वो किस तरह से नस्ल टू नस्ल आगे बढ़ रहा है, मतलब किस तरह से वंश से किसको आगे पास हुआ, देन किसको पास हुआ। इस तरह से यहाँ पे आपको इसमें जनरेशनल जो है आपका, जिनोलॉजिकल जो है आपका, वो रिकॉर्ड देखने को मिलता है। ओके, देन इसी के अंदर आपको म्यूटेशन, दैट इज आपका इंतकाल। इंतकाल कैसे होगा, कौन करवाएगा, किसके पास पावर है इंतकाल करने का, तो वो म्यूटेशन भी इसी एक्ट के थ्रू होता है। देन आपका पार्टीशन, कि भूमि जो है किस तरह से डिवाइड की जाएगी, किसके बीच डिवाइड की जाएगी, है ना, वो पार्टीशन भी इसी के अंदर दिया गया है कि कैसे होगा, कौन करवाएगा। एंड बाउंड्री डिमार्केशन, बाउंड्री डिमार्केशन मतलब कि आपका कैसे जो है लैंड को डिमार्क किया गया है, बाउंड्री कितनी है किसकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने का जो है इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर पावर देता है किसको, ये रेवेन्यू जो भी ऑफिसर्स हैं इन सबको। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हमारे इस एक्ट के एक बहुत ही चर्चित और विवादित, काफी सालों से विवादित, लगभग 2002 2002 में आप देखोगे कि ये जो 1954 का लैंड रेवेन्यू एक्ट था, उसके अंदर एक संशोधन किया गया। संशोधन जो है वो सेक्शन 163 के तहत किया गया। ये जो सेक्शन 163 है इस कानून का, वो सरकार को पावर देता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को पावर देता है कि वो जो है कानून बना सकती है किसके रिगार्डिंग, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जो पावर्स हैं उनके रिगार्डिंग। मतलब ये सेटलमेंट हो गया, भूमि बंदोबस्त हो गया, इंतकाल हो गया, बाउंड्री सेटलमेंट हो गया, इन सब के रिगार्डिंग ये कानून बना सकती थी 163 के अंदर। लेकिन ये कानून बनाने की शक्ति जो थी वो इसलिए थी कि ये जो भूमि है उसको संरक्षण किया जाए, कोई भी अवैध तरीके से किसी सरकारी संपत्ति पे कब्जा ना करे। लेकिन 2002 उस समय की सरकार, बीजेपी सरकार, धूमल जी जो है मुख्यमंत्री थे, 98 के बाद 2003 तक रहते हैं वो मुख्यमंत्री, तो उनके टाइम पीरियड में ही ये कानून लाया जाता है पहली बार। और इस कानून के तहत आप देखते हो कि सेक्शन 163 ए जो है उसको इंसर्ट किया जाता है अंडर आपका आर्टिकल हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 है ये, हाँ सॉरी दैट इज 54, इसके अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। ओके, तो
अब क्या किया जाता है इंसर्ट, तो आप देखोगे बट यहाँ पर कि प्रोविजंस जो हैं क्या बोलते हैं सेक्शन 123 के, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये परमिट करता है, ये सेक्शन जब इसमें डाला गया ये अलाउ करता है क्या, टू आपका रेगुलराइजेशन ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड। मतलब ये परमिट करता है क्या करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए एनक्रोचमेंट जो हो रखा है गवर्नमेंट लैंड पे। मतलब जो भी एनक्रोच है उसको रेगुलराइज किया जा सकता है, उसको जो है परमानेंट लैंड के तरह जो है लोगों को दिया जा सकता है, ऐसा ये कानून था। मतलब ये एनक्रोच लैंड को एक लीगल प्रॉपर्टी बनाने का कानून बनाया गया, जिसके अंदर 5 से 20 बीघा तक की जो जमीन थी उसको लीगल किया जाना था, और इसके लिए सिर्फ कुछ फीस जो है उसको देना होता था। तो दैट मीन्स जो भी चाहता था कि उसके पास जो कोई इनक्रोच लैंड है और उसको वो अपने नाम करवाना चाहता है, तो उसको एक छोटी सी फीस जमा करनी होती थी, और उस फीस के जमा करने के बाद वो लैंड उसके नाम हो जाता था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो अप्लाइड टू बोलता है एनक्रोचमेंट डन बिफोर अ सर्टेन कट ऑफ डेट, मतलब एक पर्टिकुलर डेट से पहले जो एनक्रोचमेंट हो रखा है उसके बारे में ये था। देन बेनिफिशियरी हैड टू पे फी एंड बोलता है गेट अप्रूवल फ्रॉम द रेवेन्यू अथॉरिटी, तो मतलब एक कुछ फी पे करना था और उनका अप्रूवल मिल जाता था। देन क्लेम टू सपोर्ट पुअर। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छा इस तरह का जो ये कानून बनाया, इसको बनाने के पीछे कुछ तो सरकार को कहना था। तो सरकार का कहना ये था, सरकार का मानना ये था कि ये जो हम इस तरह का लेके आ रहे हैं सेक्शन इस पर्टिकुलर कानून के अंदर, वो लाया जा रहा है गरीबों को सपोर्ट करने के लिए। मतलब उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए कि जिनके पास भूमि नहीं है, अगर उन्होंने इंक्रोच कर लिया है तो उनके पास अगर भूमि नहीं है तो उनको वो दी जाएगी। तो इस तरह से ये जो कानून था ये इस बेस पे लाया गया था कि गरीबों को सपोर्ट किया जा रहा है, जो लैंडलेस है उनको लैंड दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम इस कानून के साथ बहुत ज्यादा था, इसीलिए तो इसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा। क्या क्या प्रॉब्लम था जानते हैं। सबसे पहले आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और वो क्या है, दैट इज आपका एनकरेज्ड मोर एनक्रोचमेंट। इस कानून से कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कि कोई अगर चोरी कर रहा है किसी के घर पे और बाद में उसको ये कह के छोड़ दिया जाए पुलिस के द्वारा कि ये बेचारा गरीब था तो इसको ज़रूरत थी इसलिए चोरी करी, इसलिए इसको छोड़ दो। तो मतलब कोई गरीब अगर चोरी करे तो उसको छोड़ देना चाहिए, सिमिलर यही कुछ प्रॉब्लम था। तो दैट मीन्स यहाँ पे हुआ ये कि बहुत सारे जो लोग गरीब भी नहीं थे, गरीब बन के चोरी करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मतलब जिनके पास लैंड ऑलरेडी था तो उन्होंने लैंड एनक्रोच करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है। लास्ट में हम डाटा देखेंगे, आप हैरान हो जाओगे कि कितना लैंड एनक्रोच हुआ है इस पर्टिकुलर इशू के अंदर, सिर्फ बाकी जो अलग है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एनक्रोचमेंट जो है ये बढ़ गया था, इसने जो है एनक्रोचमेंट को एनकरेज करा, बढ़ावा दिया इस कानून ने, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ऑफिशियल्स जो है उनकी इग्नोरेंस देखा गया, ठीक है। तो मतलब ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने कानून को इग्नोर करते हुए, ये बात को ना देखते हुए कि सही में गरीब है या नहीं है, करप्शन जो है उसको भी बहुत बढ़ावा मिला इससे, ठीक है। बड़े बड़े जो आपके थे जमींदार बगीचे वाले लोग, तो उन्होंने इस चीज को पैसे के थ्रू जो है काम करना शुरू कर दिया था। देन फॉरेस्ट और आपका इकोसिस्टम जो है वो तो आपका बहुत ज्यादा क्या हुआ, खराब हुआ और खत्म हुआ। एनवायरमेंटल डैमेज, इकोलॉजिकल डैमेज जो है वो बहुत देखने को मिला इस पर्टिकुलर कानून के बाद। ओके, सो नेक्स्ट हाई कोर्ट के जजमेंट पे आते हैं। ये प्रॉब्लम्स को देखते हुए हाई कोर्ट इस पे 2004 से जो है बात कर रहा है। 2015 में भी एक बार जो है बीच में पेड़ों को काटा गया था और ये सब चीज़ें इशू हुआ था। देन रीसेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में बहुत सारी बातें करी हैं, कभी दूसरे वीडियो में अगर आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन अभी हाई कोर्ट के अंदर जो 2 जज का बेंच था, जिसमें जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर एंड जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी, इन दोनों के बेंच ने, इन दोनों ने ही जो है क्या करा है आपका, अभी रिसेंटली सेक्शन 163A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा है। ऑन विच ग्राउंड, किस वजह से डिक्लेयर करा गया है इसको समझते हैं। सबसे पहले रीजन देखो, कारण, ये सबसे पहला कारण बोलता है, ये जो आपके जजेस हैं इनका कहना ये है कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया है इसके अंदर। लेकिन
सरकार का कहना ये है कि हमने तो आर्टिकल 14 के अंदर ही लाया है इसको। सरकार का कहना ये है कि आर्टिकल 14 में हमने इसलिए लाया है ताकि जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिले, इक्वालिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं पॉजिटिव वे में। जैसे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 में क्या चीज़ें होती हैं, क्या पॉजिटिव वे में हम जो है प्रमोट कर रहे हैं इक्वालिटी, वो पहले समझ लेते हैं, देन हम इस पे आते हैं। अगर आप आर्टिकल 14 को देखोगे तो आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सेकंड थिंग इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब जो स्टेट है, स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है, यहाँ पे जो भी बच्चे पॉलिटी और लॉ फील्ड के होंगे, जो भी लोग, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे एक आर्टिकल 12 है जहाँ पे स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, जिसमें कि चाहे तो राज्य सरकार हो, चाहे फिर केंद्र सरकार हो, चाहे फिर और कोई अथॉरिटी हो गवर्नमेंट की, वो सब स्टेट के अंदर आते हैं, और भी चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेट हम हिमाचल सरकार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है कि स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट मीन्स कानून जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए, स्टेट के अंदर जो भी कानून होगा सबके लिए बराबर होगा। लेकिन दूसरा बोलता है कि कानून जो है सबको बराबर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट, ये हमारे देश में क्या करता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाइक रिजर्वेशन, रिजर्वेशन जो आता है आर्टिकल 15-16 के अंदर, वो भी इस आर्टिकल 14 के इसी भाग में से आता है, यहीं से पावर मिलता है उसको। क्योंकि अगर कोई दो चीजें ऐसी हैं कि जो समान है ही नहीं, वो बहुत पहले से ही उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको उनको बराबर लेके आना पड़ेगा कानून बना के। तो ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बाद जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, ये इसी चीज को बोलता है। ये कहता है कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे वो एक समान लेवल पे आ जाए। लाइक रिजर्वेशन देने से वो दोनों चीजें सेम लेवल पे आ जाती हैं, देन आप बोल सकते हो कि हमारे देश में इक्वालिटी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात का हवाला देते हुए हिमाचल सरकार का कहना था कि तब हम जो लैंडलेस थे, जो गरीब थे, उनको ये राइट दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कोर्ट, कोर्ट बोलता है कि ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को, ये बोलते हैं वायलेट कर रहा है ना। तो जजेस का कहना है वायलेट कर रहा है राइट टू इक्वालिटी को। क्यों बोलता है, लॉ अबेडिंग सिटीजन्स वर ट्रीटेड सेम एज आपका एनक्रोचर्स। मतलब कोर्ट का कहना है कि जो कानून का पालन कर रहे हैं लोग, उनको आप सेम ट्रीट कर रहे हो, बोलते उनके जैसा जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो ये तो बोलते नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप कुछ को बोल रहे हो कि ठीक है आप जमीन हड़प लो और आपके नाम हो जाएगी वो, ठीक है, और कुछ सिटीजन जिनकी वो है, क्योंकि जो लैंड है वो हिमाचल की भूमि सारे हिमाचल के नागरिकों का है, कुछ लोगों को ही उसका राइट कैसे मिल जाए कि उसके ऊपर कब्जा करने का और ये सब करने का। तो इसलिए ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, इक्वालिटी के खिलाफ है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इस चीज को स्ट्रक डाउन किया गया है इस आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के द्वारा। एंड नेक्स्ट बोलता है वॉज आपका आर्बिट्रेरी एंड मिसयूज्ड। तो यहां पर जो आपने बोलते ये सेक्शन बनाया और जो आप कह रहे हो कि हमने इसलिए बनाया कि गरीबों को मिले, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट का कहना है कि जितना भी हमारे पास डाटा है उसके अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये मिसयूज्ड हो गया है, आपका जो कानून है ये मिसयूज हुआ है। मतलब कानून जो है वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं बना है और उसको सही तरीके से रेगुलेट भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हाई कोर्ट का जो है इस पे वर्डिक्ट है, इस बात को ध्यान देना है। एंड दैट इज आर्टिकल 14, इसी का एक्सप्लेनेशन है ये वाला जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहते हैं जजेस, तो यहाँ पे इनका कहना है कि द लॉ डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दी, बोलते हैं जेन्युइन नीडी और जो भी जेन्युइन है और आपका विलफुल लैंड ग्रैबर्स। कानून जो है ये फर्क नहीं बता पा रहा है, ये फर्क कानून जो है वो इस तरह से काम नहीं कर पा रहा है कि कौन जेन्युइन है जिनको मिलना चाहिए था ये अधिकार, अगर मिलना चाहिए था तो, और कौन जो है जानबूझ के जो है गरीब बन रहे हैं, वही कि जानबूझ के चोर बन रहे हैं लेकिन है नहीं, गरीब है नहीं, जानबूझ के गरीब बन रहे हैं जमीन हड़पने के लिए। ये चीज डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई है सरकार, ये कहना है हाई कोर्ट का। नेक्स्ट बोलता है इट असेंशियली रिवॉर्डेड illegal occupation while providing no relief to, बोलते हैं, honest citizen who waited or applied through the legal means।
इसमें हाई कोर्ट क्या कह रहा है, बोलता है कि यहां पर आप देख रहे हो इट असेंशियल रिवॉर्डेड इलीगल ऑक्यूपेशन, मतलब जो इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रहे हैं लैंड को, उनको ये एक तरह से रिवॉर्ड हो गया कि हाँ हमने जमीन भी ऑक्यूपाई कर ली और आपके नाम भी हो गया ये, और उनके तो नाम हो गई जमीन, लेकिन जो लोग सही मायने में जिनको इनका बेनिफिट मिलना चाहिए था, जिसके पास जमीन नहीं थी, उन लोगों को लाइन में लगा रखे आपने, उनका तो अभी तक उनके नाम भी नहीं हुई है, कुछ लोगों की जमीन अभी तक फाइल वो अपना उनका फाइल जो है वो घूम रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर पहला कहने का ये है कि जिनको मिलना चाहिए था फायदा उसको मिल नहीं रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए था वो तो फायदा ले रहे हैं। देन लॉ जो है बोलता है ये उन सिटीजन्स के खिलाफ है, एकदम उनको ट्रीट जो है कैसे कर रहा है, अलग ट्रीट कर रहा है, जो कानून का पालन कर रहे हैं। देन अंडरमाइंड पब्लिक ट्रस्ट इन रूल ऑफ लॉ, एक सबसे बड़ा इससे जो फर्क पड़ रहा है, इस तरह के कानून से जो पड़ता है फर्क, वो ये पड़ता है कि लोगों का विश्वास उठ जाता है कानून से। तो यहां पर यही कहना है हाई कोर्ट का कि ये अंडरमाइन कर रहा है पब्लिक का ट्रस्ट, लोगों का विश्वास जो है वो कम करता है ये कानून के ऊपर। ठीक है, इस तरह के कानून। देन नेक्स्ट यहां पे बोलता है एनक्रोच्ड फ्यूचर एनकरेजमेंट एंड आपका नोइंग इट माइट गेट रेगुलराइज्ड लेटर। तो बोल रहा है कि ये एनकरेज करता है फ्यूचर में भी लोगों को कि अगर इनकी जमीन इनके नाम हो गई तो ऐसा लगता है लोगों को हाँ यार कभी तो हो ही जाती है, सरकार कानून बना ही देते हैं क्योंकि इलेक्शन के लिए जरूरत है। सिमिलर जैसे आप देखते हो इश्यूज, जैसे गवर्नमेंट जो है ये आउटसोर्स पे रखती है किसी को, दिस थिंग इज सिमिलर लाइक दैट। लोगों को क्या लगता है ठीक है कहीं से भी फंस जाओ, कुछ ना कुछ पॉलिसी बन जाएगी, बाद में तो रेगुलर हो ही जाएंगे। तो जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो वो तो तैयारी करता रह गया। जो कुछ नहीं भी कर रहा है क्योंकि आउटसोर्स पे लग रहा है 10,000 में ही चलेगा 10 साल कोई बात नहीं, कभी तो रेगुलर हो ही जाएंगे, उस बात पे भी जुडिशरी को जरूर देखना चाहिए। लेकिन अभी इस इशू पे देखते हैं और ये सिमिलर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम इसी तरह का है कि अगर क्या किया जा रहा है, एनक्रोचमेंट लैंड को, एनक्रोच लैंड को लीगलाइज किया जा रहा है, तो इससे बढ़ावा मिलता है लोगों को कि अगर कोई एनक्रोच कर रहा है तो आने वाले टाइम में ऐसा जरूर कानून आएगा जिससे वो लीगल हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये बातें जो है ये कोर्ट ने कही हैं। इन्हीं बातों को कहने के बाद कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, और ये जो बातें कही हैं, तो अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तो आर्टिकल हमारे पास दो हैं। एक आर्टिकल 32 होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग होगा, एक आर्टिकल 226 होता है जो कि हाई कोर्ट के रिगार्डिंग होता है। तो ये 226 वाले आर्टिकल के अंदर पावर होता है हाई कोर्ट के पास संविधान के 226 आर्टिकल में, जहाँ पे वो फंडामेंटल राइट का अगर किसी का वायलेशन हो रहा हो, और फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे अगर कोई हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट उसके ऊपर फिर रिट जारी करता है, तो मतलब पिटीशन जो फाइल होता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है उस पर्टिकुलर पिटीशन पे और पीआईएल के ऊपर, वो 226 में करता है। उसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा एक्शन और ये सब चीज़ कही है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना गया है इसको आर्टिकल 14 के अंदर, है ना। देन कोर्ट ने क्या ऑर्डर करा है, कोर्ट बोलता है कि एविक्शन ऑफ ऑल द एनक्रोचमेंट बाय 28 फेब 28 फरवरी 2026 तक जितने भी एनक्रोचमेंट हैं उन सबको वापस लिया जाए, सबको। दैट मीन जितने भी एनक्रोचमेंट हो रखे हैं बोलते इस पर्टिकुलर इशू के अंदर 28 फरवरी 2026 तक उनको हटा दो, उन एनक्रोचमेंट को। नो फ्यूचर पिटीशन बाय स्टे ऑर्डर, कोई भी स्टे ऑर्डर लिया नहीं जाएगा, कोई भी फर्दर जो है आपका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा स्टे ऑर्डर से। मतलब कोई भी हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर लगाए कि मेरा भी नहीं कटना चाहिए, बाद में कटना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो स्टे ऑर्डर लेने का भी आपके पास राइट है। पर यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला इसके रिगार्डिंग कोई स्टे ऑर्डर नहीं चलेगा। इवन कि जिनके ऊपर स्टे ऑर्डर लगे भी हैं, जिन्होंने लिया भी है अभी करंटली जिन चीज़ों के रिगार्डिंग स्टे ऑर्डर, उनको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा सीधा हाई कोर्ट ने बोला है कि जितने भी इससे रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे का सवाल पूछे जाएंगे, और जल्दी से जल्दी 28 फरवरी 2026 तक जो है जितना भी लैंड एनक्रोचमेंट हुआ है उसको वापस लिया जाना चाहिए। देन ये सारी बातें कही हैं हाई कोर्ट ने, इनके पीछे की सीरियसनेस जो है ना इस डेटा से समझ आएगा, जो कि हाई कोर्ट के अंदर जो है आपका ये डेटा रखा गया था। क्या कहता है डेटा, तो आप देखोगे कि अप्रोक्सीमेटली बोलता है
57,549 लगभग आप देख रहे हो, मतलब 60,000 के लगभग इंडिविजुअल केसेस हैं इस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग जो इलीगल ऑक्यूपेशन के अंदर आते हैं। मतलब इलीगल तरीके से जिन लोगों ने ऑक्यूपाई करा है गवर्नमेंट लैंड को वो लगभग 60,000 लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितना लैंड ऑक्यूपाई किया गया है हिमाचल के अंदर इलीगल तरीके से वो लगभग 10,500 हेक्टेयर है। 10,320 हेक्टेयर लैंड। अगर आप उसको एकड़ में देखते हो तो 25,000 एकड़ जमीन जो है इलीगली ऑक्यूपाई की गई है लोगों द्वारा, 60,000 लोगों द्वारा, ठीक है। तो ये बात, ये ऑर्डर और ये डाटा इस बात को बताता है कि कितना सीरियस इशू है, ठीक है। सीरियस इशू है, नहीं है, क्या होना चाहिए आगे फर्दर, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने जो व्यूज़ हैं उनको दे सकते हो। एंड आपके जो व्यूज़ होंगे उनके ऊपर फर्दर अगर हम कुछ उसका जवाब दे पाए तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर जो है जवाब देंगे। थैंक यू, बाय बाय।